Good morning, students. As you know, we have started chapter number first of Indian economic development in our last lecture. Okay, and today we are doing the another concept of this chapter, which it shows that how Britishers exploit to our economy by deindustrialization. Okay, तो इंडस्ट्रीज को उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया, जिसका नाम होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो हम आज टॉपिक करेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उस टाइम पीरियड के अंदर हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कैसा था, जिसका अनदर नेम है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम कर दें, ज़्यादा उद्योग लगाना, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बिल्कुल भी नहीं लगाना, यानी कि ख़त्म करना उनको। ठीक है, तो इस चीज़ के जो है क्या क्या रीज़न थे कि हमारी जो इकोनॉमी को उन्होंने एक्सप्लॉयट किया, इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करते चले गए। तो हम टर्म वाइज इसको रीड करेंगे। फर्स्ट रीज़न है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। एक तो ये कारण था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि उन्होंने हमारी कंट्री के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट था उसको टोटली ख़त्म किया। एंड सेकेंडली ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, और हमारी कंट्री के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन होना था, जो न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे इकॉनमी के अंदर आनी थी या मॉडर्न इंडस्ट्रीज आनी थी, उनकी ग्रोथ बहुत कम थी। ब्लीक ग्रोथ मतलब बहुत धीरे धीरे जिसको ग्रोथ कहते हैं, तो वो हो रहा था। इसी वजह से ये दो रीज़न है जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी क्या होगी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का शिकार हो गई, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी इकॉनमी में हुआ। तो पहला पॉइंट क्या है, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। तो डिके का मतलब, डिके मतलब खत्म होना। तो इट मीन्स जो हैंडीक्राफ्ट पहले हमारी कंट्री में मौजूद था, किससे पहले, ब्रिटिशर्स के यहाँ आने से पहले, जिसको हम अपना प्राइड काउंट करते थे, प्राइड ऑफ इंडिया बोला जाता था ये चीज़, कि हमें यहाँ पे गुमान है, प्राइड है अपनी चीज़ों के ऊपर जो कि हाथ से बनती हैं, उनमें कोई कला, कुछ ना कुछ ऐसी संस्कृति छुपी होती है जो हमें लगता है कि हमारा जो पार्ट है, हमारी चीज़ों को जो बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं बाहर के कंट्रीज़ में भी क्या होती थी, बहुत रेपुटेशन होती थी उसकी। ठीक है, तो उनका क्या किया गया, खात्मा किया गया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट की। तो हैंडीक्राफ्ट क्या था, इसको हम पूरे वर्ल्ड के अंदर काउंट करते थे बिकॉज ऑफ देयर रेपुटेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को जो था ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर आके इस चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, यानी कि इस चीज़ को ख़त्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, कैसे ख़त्म किया, उन्होंने अपनी ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ बनाई। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज होता है कि जब हम बात करते हैं कि वे वाद विवाद पैदा करने वाली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्रिक्शंस क्रिएट करती हैं, राइट। तो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी उन्होंने बनाई, जिसकी वजह से जो धीरे 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 हमारी हैंडीक्राफ्ट का क्या हो गया, डिके हो गया, यानी कि खात्मा हो गया। हमने यहाँ पे लिखा है खत्म, मतलब टोटली जो थी वो डिके होगी। अब इसके हम आगे पॉइंट्स रीड करेंगे कि डिके कैसे होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे हम बाद में चलेंगे, पहले हम डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट के रीजंस जान लेते हैं कि इसके खत्म होने के रीजंस क्या है। फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। मैंने ऊपर बात करी थी कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज यहाँ पे यूज़ की, परस्यू की हमारी इकॉनमी के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी या फिर पॉलिटिकल पॉलिसीज थी। तो दोनों को उन्होंने इस तरीके से अप्लाई किया कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट था वो धीरे धीरे खत्म ही होता चला गया। ठीक है, तो फर्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इस पॉलिसी का मतलब क्या है, ये जो था ब्रिटिशर्स ने इस पॉलिसी को अप्लाई किया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे इस पॉलिसी को फैलाया। इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती थी, इसका मतलब ये था कि जो टैरिफ पॉलिसी थी उन्होंने क्या चीज़ अपनाई, यहाँ पे फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। अब यहाँ पे उन्होंने एक तो ये चीज़ अपनाई कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को उठा के वो कहाँ लेके जा रहे थे, ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड में, अपनी जगह पे ऊपर। ठीक है,
तो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज के लिए करना था, इसीलिए उन्होंने रॉ मटेरियल को यहाँ से क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। तो यहाँ पे फ्री टैरिफ मतलब यहाँ पे उन्होंने कोई टैक्स नहीं रखा इस चीज़ के लिए, ठीक है। फ्री टैरिफ पॉलिसी यहाँ पे स्टार्ट कर दी कि जब भी हमारा रॉ मटेरियल जाएगा तो कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वन थिंग। सेकेंड क्या था, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर गुड्स, ठीक है, इनटू इंडिया। और सेकेंड उन्होंने क्या काम किया, ये पॉलिसी थी उनकी। सेकेंड उन्होंने क्या काम किया, टैक्स बंद कर दिया उन चीजों के ऊपर जो बाहर से इंपोर्ट करवाई जा रही थी ऑफ द ब्रिटिशर गुड्स, जो बाहर से हम ब्रिटेन से हम मंगवाते थे गुड्स इंडिया के अंदर, इंडिया में आ रही थी, तो उसके ऊपर भी टैक्स उन्होंने बंद कर दिया। ऐसी कौन सी चीजें थी जो उन्होंने बाहर से मंगवाई और उसके ऊपर टैक्स जो है बंद कर दिया, ऐसी इंपोर्ट वाली आइटम जो थी वो फिनिश्ड गुड्स थी। फिनिश्ड गुड्स कौन सी होती है स्टूडेंट्स, बिल्कुल तैयार माल, यानी कि बिल्कुल रेडी, जो कि यूज करने के लिए हमारे पास बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो फाइनल गुड्स हम बाहर से मंगवाते थे और एज इट इज यहाँ पे इंडिया के बाजार में लाके उनको बेचते थे, ठीक है। तो वो माल ज्यादा इंडिया के अंदर आने लग गया, क्यों, क्योंकि उसके इंपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं था। दो चीजें आपको समझ आई, टैरिफ पॉलिसी उन्होंने क्या क्या किया। थर्ड वन कंसेप्ट क्या था कि उन्होंने हैवी ड्यूटी लगा दी, हैवी ड्यूटी वाज प्लेस्ड, कौन सी चीजों के ऊपर हैवी ड्यूटी लगा दी उन्होंने, ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट। जितना भी माल हमारा बाहर की कंट्री में जाता था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा इंडिया जो था वो एशिया, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा था, राइट। तो उसमें कॉटन जा रहा था बाहर की कंट्री में, जूट हमारा जा रहा था, इसके अलावा कुछ हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें, बनी हुई चीज़ें हमारी वहाँ पे जाती थी। लेकिन जब से ब्रिटिशर्स का यहाँ पे रोल हो गया हमारे इंडिया के अंदर, उन्होंने अपना रूलर यहीं पे बन गए, उसके बाद क्या हो गया कि उन्होंने टैरिफ पॉलिसी अपना ली। ये दो कंसेप्ट आपको समझ में आया। तीसरा क्या था, हैवी ड्यूटी वाज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल जाना अलग चीज है, लेकिन अगर इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट बनते थे, इट मीन्स हैंडीक्राफ्ट का सामान जो भी बनता था, वो बाहर की कंट्री में जब जाता था तो उसके ऊपर हैवी ड्यूटी उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया हमारे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, ताकि वो बाहर माल जा ही ना सके। बाहर जाएगा भी तो कौन उसको खरीदेगा, अगर उस पर हैवी ड्यूटी लगाएंगे तो उसका रेट जो है, उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, कॉस्ट बढ़ जाएगी। बाहर जब हमारी चीज़ पहुंचेगी तो कोई भी बाहर का फॉरेनर पर्सन जो है हमारी चीज़ों को परचेज करने के उसमें विलिंग में नहीं होगा, ठीक है। तो हैवी ड्यूटी मीन्स कि अगर हमारे पास एक आइटम, जैसे सपोज कर लो एक पेन है, मैंने बाहर भेजना है, 100 रुपए की उसकी कीमत है, राइट, तो उसके ऊपर 100 रुपए का ही टैक्स लगा दिया। क्या किया, 100 रुपए का टैक्स लगा दिया। अब जितने की चीज है उतना ही टैक्स अगर हम चार्ज कर देंगे, उसका तो डबल रेट हो गया। अब वो पेन कितने का हो गया, 200 रुपीज का। तो इतनी महंगी चीजें जो थी बाहर की कंट्री में, कोई भी उसको खरीदने वाला नहीं था। सेम यही कंसेप्ट हो रहा था कि हमारे पास टैरिफ पॉलिसी के अंदर 3 कंसेप्ट आपको समझ आए कि जब हमारा रॉ मटेरियल बाहर जा रहा था तो विदाउट एनी टैक्स, ओके। और अगर हम बाहर से इंपोर्ट करवा रहे थे, इंपोर्ट क्या करवा रहे थे, फाइनल गुड्स, फिनिश्ड गुड्स जो बाहर से आता था, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, जितना भी माल चाहे बाहर से आ सकता है और विदाउट एनी टैक्स, ठीक है। और उसके ऊपर अगर हम बना के माल बाहर भेजते थे तो उसके ऊपर हैवी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। इसी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो धीरे धीरे गिरने लग गया। क्यों, कुछ चीजें जो हम बाहर की कंट्री में भेजना चाहते हैं हैवी टैक्स की वजह से, वो बाहर तो बिकेंगे नहीं। धीरे धीरे हमारे प्रोड्यूसर्स ने बाहर इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो करना धीरे धीरे कम कर दिया, हैंडीक्राफ्ट का सामान बाहर भेजना बंद कर दिया। अब वो सामान हमारी ही डोमेस्टिक कंट्री में भी बिकना बंद हो गया। रीजन ये था कि जो फाइनल गुड्स बाहर से हमारी कंट्री में आ रही थी, ठीक है, हमारी कंट्री में इन कर रही थी, यानी कि इन मतलब एंटर कर रही थी, उनकी कीमतें हमारे हैंडीक्राफ्ट से भी कम रखी गई। अब जैसे मैं पेन की बात करूं कि अगर पेन की कीमत हमारे यहाँ पे 100 रुपए की है, तो बाहर से जो पेन आया उन्होंने उसकी कीमत जो थी वो 60 रुपए रख दी। कितनी रख दी, 40 रुपए रख दी। तो इट मीन्स जो हमने प्रोड्यूस किया पेन, उसको कोई नहीं खरीदेगा,
और जो बाहर से आ रहा है उसकी जो है वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ना तो हमारा सामान अपनी ही डोमेस्टिक मार्केट में बिका, ना ही वो इंटरनेशनल मार्केट में बिका। ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे इंडस्ट्रीज खत्म होगी। नेक्स्ट आता है डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसेस कोर्ट। तो हमारे पुराने टाइम के अंदर जो हम बात करते हैं प्रायर टू ब्रिटिशर रूल, उनसे पहले यहाँ पे राजे महाराजों का राज होता था। ठीक है, राजे होते थे, प्रिंसेस होते थे और एम्परर्स होते थे। तो वो उनकी जो शान और शौकत थी वो हैंडीक्राफ्ट का सामान हुआ करती थी। ठीक है, तो उन्होंने अपने ही महलों के अंदर उन्होंने हैंडीक्राफ्ट जो चीजें थे वो उनको यूज करते थे, मतलब उनका यूज करते थे कि दे यूज पैट्रोनाइज द हैंडीक्राफ्ट। पैट्रोनाइज द हैंडीक्राफ्ट का मतलब, हैंडीक्राफ्ट को हम लिखते हैं पैट्रोनाइज, इसका मतलब होता है बेटे कि रेगुलर यूज करना। ठीक है, तो जो चीजें रेगुलर बिकती थी, इट मीन्स कि रेगुलर, तो जो रेगुलर उनके महलों में यूज होने वाली थी ऐसा सामान जो था वो बिकता था। तो बहुत सारा सामान हमारे राजे महाराजा ही खरीद लेते थे, हैंडीक्राफ्ट का सामान, राइट। लेकिन क्यों, उसकी वैल्यू जो थी वो बहुत अच्छी थी और इवन की रेपुटेशन इसकी इंटरनेशनल लेवल तक भी थी हमारे हैंडीक्राफ्ट की, क्योंकि अगर नवाब वगैरह या एम्परर हमारे लेते थे तो बाहर भी उसकी रेपो हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जब से ब्रिटिशर हमारी कंट्री के अंदर आए तो क्या एंड हो गया, इम्प्लाइंग द एंड ऑफ प्रिंसेस कोर्ट। धीरे धीरे ये प्रिंसेस कोर्ट भी बंद हो गए। जो कोर्ट हमारे चल रहे थे नवाब राजे महाराजे, वो प्रिंसेस कोर्ट बंद हो गए, तो उसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट भी टोटली बंद होना शुरू हो गए। अनदर रीजन इज कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। और क्या रीजन था हमारी इंडस्ट्रीज के खत्म होने का, तो जो कॉम्पिटिशन था हमारा मशीन मेड प्रोडक्ट का के साथ था, किस चीज का, हमारे डोमेस्टिक गुड्स का कंपटीशन किसके साथ था, डोमेस्टिक गुड्स का हमेशा मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ रहा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या था, कंपटीशन। अब जो कंपटीशन था तो उसमें कौन ज्यादा आगे जा रहा था, कंपटीशन में उन चीजों को ही ज्यादा लोग परचेज करते हैं जिसकी कीमतें कम होगी। ठीक है, तो मशीन से बनी हुई चीजें जब हमारी कंट्री के अंदर आती हैं तो उसकी कीमतें क्या होती हैं, लो कॉस्ट। उनकी कीमत कम होने की वजह से वो हमारी कंट्री में ज्यादा बिकने लगी। ठीक है, मशीन मेड प्रोडक्ट आउट एक्सेल्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। इट मीन्स कि जो मशीन मेड प्रोडक्ट था वो हम क्या कर रहे थे, आउट एक्सेल्ड। आउट एक्सेल होता है बाहर निकालना। ठीक है, किसको उन्होंने बाहर निकाल दिया, मशीन मेड प्रोडक्ट ने हमारे डोमेस्टिक गुड को उन्होंने क्या कर दिया, आउट एक्सेल्ड कर दिया, यानी कि उसको धीरे धीरे मार्केट से ही बाहर निकल दिया। आउट एक्सेल्ड फ्रॉम मार्केट, राइट स्टूडेंट्स, फ्रॉम मार्केट। और इस तरह से जो मशीन मेड प्रोडक्ट है वो ही ज्यादा बिकने लग गया। और ये हैंडीक्राफ्ट में था क्या, बहुत आइटम्स थी हमारे हैंडीक्राफ्ट के अंदर, इवन की प्रीशियस स्टोन्स भी थे उसमें, जूट, कॉटन, सिल्क, और ये काफ़ी चीज़ें थी जो हैंडीक्राफ्ट, और इसके में बहुत सारी चीज़ें जो हम घर मतलब खुद हाथों से बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया, शट डाउन हो गया हैंडीक्राफ्ट का। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, नेक्स्ट रीजन। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड मीन्स कि जब भी हम बात करें किसी भी कल्चर की, तो जो ब्रिटिश का कल्चर था, ब्रिटिश कल्चर धीरे धीरे हमारे ऊपर, हमारे इंडियाज के ऊपर भी हावी होने लग गया, राइट। तो इंडिया ने वेस्टर्न जो था उस कल्चर को अडॉप्ट करने लगे, वेस्टर्न लाइफस्टाइल उन्होंने चूज करना शुरू कर दिया। अब जब वेस्टर्न लुक हम देखते हैं, वेस्टर्न लाइफस्टाइल हमें पसंद आने लगता है, तो उसके कंपैरेटिवली अगर हम हिंदी यानी कि हिंदू अगर हम चीज़ों की बात करें, इंडियंस गुड्स की बात करें, तो वो हमें थोड़ा सा कम पसंद आने लगती हैं। ठीक है, तो दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट। तो इससे क्या होगा कि इंडियन प्रोडक्ट क्या होने लगे, वेस्टर्न स्टाइल की वजह से जो इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट क्या होने लग गया बेटे, इंडियन प्रोडक्ट हमारा क्या होने लग गया, गिरने लग गया। उसकी डिमांड, इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड इज लो, वाज लो। ठीक है, वाज लिख सकते हो गई थी, तो वाज लो, इसकी कम हो गई थी डिमांड। और इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें, जो हमारे फाइनल गुड्स जो बाहर से आती थी उनकी डिमांड क्या हो गई थी, इसके कंपैरेटिवली अगर बात करें तो बढ़ गई थी। ठीक है, तो इसी चीज की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से ही अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारे जो चीजें हैं, हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या होने लगी, खत्म। इंडस्ट्रीज क्या होने लगी हमारी, वो टोटली फिनिश होने लगी, यानी कि धीरे धीरे खत्म होने लगी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया।
यहाँ पे हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने एक काम किया था इंडिया में आके कि उन्होंने रेलवेज जो थी लाइंस वो हमारे इंडिया के अंदर स्टार्ट करी थी, रेलवे लाइंस, ठीक है। वो भी किस वजह से, उनको अपना फाइनल प्रोडक्ट जो था, फाइनल प्रोडक्ट हमारी इंडियन मार्केट में सेल करवाना था। इंडियन मार्केट में सेल करवाने के लिए उनको रेलवे लाइन जो थी यहाँ पे लगवानी पड़ी, डालनी पड़ी, ठीक है। तो वो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो खुद की इंडस्ट्रीज है वहाँ पे जो माल बनता था वो धीरे धीरे खत्म हुआ। रीज़न ये था कि जो बाहर से माल हमारा आता था रेलवे के थ्रू, जो फाइनल गुड्स आती थी उनकी कीमतें क्या होती थी, वेरी लो, और जो हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स थे उनकी कीमतें क्या होती थी, हाई कॉस्ट। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या होने लगा कि हमारी चीज़ें कम बिकने लगी। ये कॉमन पॉइंट है जो हम 2-3 बार रीड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम बात लास्ट में यही करते हैं कि इसी चीज़ से क्या हुआ कि जो हमारी मार्केट है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी इंडियन प्रोडक्ट के लिए, लेकिन स्टार्ट होने लगी किसके लिए, फाइनल प्रोडक्शन के लिए, विच कम्स फ्रॉम द ब्रिटेन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे जिसने हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़त्म किया और उनको काफ़ी ज़्यादा धक्का दिया। इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट जो ऊपर हमने नोट किया था। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारे पास कि ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। सेकेंड पॉइंट में आपको दिखाऊं कि हमने ऊपर 2 पॉइंट लिखे थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के, सेकेंड था ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो इसका मतलब क्या है, ब्लीक ग्रोथ मतलब धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी, ये भी एक रीजन था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सम इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय द प्राइवेट। तो रीज़न ये था कि जो बाहर से चीज़ें आती थी वो लो कॉस्ट की थी, लेकिन जो हम अपनी गुड्स की बात करें तो इंडियन प्रोडक्ट क्या था, बहुत महंगा था, ठीक है। तो इसने धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हमारी रेपो को ख़त्म कर दिया, और जो इंडिया की जो मार्केट थी वो किसके लिए तैयार होने लगी, हमारे ब्रिटिशर प्रोडक्ट के लिए, जो वो रेलवे के थ्रू, पक्का रोड्स के थ्रू, जिनकी उनकी हेल्प से, इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से हमारे इंडिया में एंटर कर रहे थे, और उस फाइनल गुड्स को ही ज़्यादातर लोग परचेज करने लगे और धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज खत्म होने लगी। क्लियर, ये कुछ कंसेप्ट है हमारे डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट के। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। यस, हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, एक तो डीके और सेकंड था ब्लीक ग्रोथ। ब्लीक ग्रोथ मतलब धीरे धीरे ग्रोथ होना। तो हमारी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, लेकिन बहुत तेजी से उसका जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, ब्लीक ग्रोथ हो रही थी। यहाँ पे उसकी कैसे, तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज की जो थी वो ग्रोथ काफ़ी स्लो थी। पहला पॉइंट है सम इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कुछ इंडस्ट्रीज को हमारे इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट थी टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री। तो एक तो ये था जिसको स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने। इसके अलावा यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री भी थी, सीमेंट, और पेपर इंडस्ट्री थी कुछ, और एक शुगर केन इंडस्ट्री थी, शुगर मिल, ठीक है। तो जो शुगर केन से चीज़ें बनाते थे, चाहे जैकरी या फिर शुगर वगैरह, तो ये कुछ इंडस्ट्रीज थी। सीमेंट की भी 1-2 इंडस्ट्री थी, थोड़ी बहुत 1-2 पेपर इंडस्ट्रीज थी। हमारे बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं था एरिया हमारा इंडिया का, बट उस टाइम भी थोड़ा बहुत ग्रोथ थी हमारी इंडस्ट्रीज की। तो ब्लीक ग्रोथ थी, ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी, लेकिन प्राइवेट जो सेक्टर थे वो ज़्यादा अभी भी अपना जो था कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे थे इंडिया में ज़्यादा इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो they were established in the wake of worldwide scarcity of the industrial goods before the World War First and Second, और उसी के साथ साथ वर्ल्ड वार सेकेंड और वर्ल्ड फर्स्ट और जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी उसका भी हमारे जो इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि एक बार जो हमारा पार्टीशन हुआ पाकिस्तान के साथ, तो कुछ एरिया जो था हमारे पंजाब का, हरियाणा का, वो पाकिस्तान में चला गया, जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता था इन इंडस्ट्रीज के लिए। तो उस वर्ल्ड वार के दरमियान भी हमारा कुछ पोर्शन जो है उधर चलने जाने की वजह से इंडस्ट्रीज में काफ़ी कमी आई। और सेकंड, जब बांग्लादेश के साथ हमारा फिर से पार्टीशन हुआ तो उस टाइम भी हमारा कुछ एरिया जो था उनकी कंट्री में जाने की वजह से हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी होनी शुरू हो गई, और रॉ मटेरियल की कमी से हमारे पास इंडस्ट्रीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो ये हमें देखने में मिलता है इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज।
तो इसके अलावा एक तो ये रीजंस थे हमारे पास ब्लीक ग्रोथ के। सेकंड था स्टेट पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड। स्टेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट को साथ लेते हैं हम इस वर्ड को, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन काफी कम थी उस टाइम पे। हमें पता है कि ब्रिटिशर का ज़्यादा रोल था, तो जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट का होता था वो ब्रिटिशर्स के डिसीजन के साथ ही जुड़ा हुआ था। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं लिया, ठीक है। डेवलपमेंट ना के बराबर थी, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज को सेटअप करें। तो उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप नहीं की। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, सिर्फ इट वॉज कन्फाइंड टू सच स्ट्रेंज एरिया, strategic area, not strange, strategic area and means of communication and railway. Through the means of communication and railway उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे एरिया के अंदर कुछ अपनी स्ट्रैटेजिक सिस्टम बना के कुछ एरिया के अंदर ये कुछ सिस्टम उन्होंने चलाया। ये क्यों चलाया बेटे, क्योंकि यहाँ पे उनको इन चीज़ों की ज़रूरत थी, कम्युनिकेशन की भी और रेलवे की भी, क्योंकि इन्हीं के बेस के ऊपर वो अपने फाइनल गुड्स को इंडिया के अंदर एंटर करवा सकते थे वेरी इजीली। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये ज़रूरी था ताकि वो फाइनल प्रोडक्शन को इंडिया में लेके आ सकें, ठीक है। और उसकी हेल्प से क्या कर सकें, एक्सपेंड कर सकें हमारे इंडियन मार्केट के अंदर। किस चीज़ को बढ़ावा चाहते थे वो, इंडियन मार्केट को तैयार कर रहे थे ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट के लिए। इंडियन मार्केट रेडी फॉर ब्रिटेन गुड्स, ताकि वो बाहर की जो चीजें हैं उसके लिए इंडिया की मार्केट को बना सके। अब इंडिया की मार्केट को यूं ही नहीं बनाया जा सकता बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से। तो रेलवे, पक्का सड़कें, कम्युनिकेशंस, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर थे जिनकी वजह से बाहर से माल आ सकता था और हमारे यहाँ पे मार्केट एक एस्टेब्लिश हो सकती थी, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था। नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा प्रॉपर नहीं था उस टाइम। कैपिटल गुड्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा था, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो वो पैसा क्या कर रहा था, कैपिटल गुड्स का मतलब आपको सबको पता है कि बड़ी बड़ी मशीन्स अगर हम बनाते हैं तो कुछ ऐसी मशीन्स तैयार करना, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज, प्लांट्स लगाने कि जहाँ पे उनकी हेल्प से, उन प्लांट की हेल्प से हम क्या कर सकें, कुछ फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकें, कुछ नया प्रोडक्शन कर सकें, कुछ नई मशीन्स हम वहाँ से बना सकें। तो ये सारा काम क्या था, ये सारा हमारा जो पॉइंट था वो सिर्फ इस चीज़ के लिए था कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, इन्वेस्टमेंट हम करते भी कहाँ, हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी कि हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा सकें जहाँ से हम मशीन्स का प्रोडक्शन कर सकें, ऐसा हमारे पास सिस्टम नहीं था, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया रिमेन्ड लॉपसाइडेड। तो इसी वजह से हमारे जो इंडस्ट्रीज है वो क्या रह गई, लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड का मतलब होता है एक तरफा, ठीक है, रिमेन्ड लॉपसाइडेड। तो लॉपसाइडेड मीन्स कि एक तरफा रह गया। एक तरफा मतलब कि हम जहाँ पे ओवरऑल जो है डेवलपमेंट नहीं कर सके, तो उसकी वजह से कुछ रीजंस थे कि हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। किसकी वजह से भी, कैपिटल गुड्स नहीं थी हमारे पास, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, राइट। और साथ में गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही थी। और तीसरा, हमारे पास जो इंडस्ट्रियल थी पुरानी वो भी कुछ ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारी नहीं चल रही थी, प्रॉपर नहीं चल रही थी, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल कम पड़ गया था बिफोर द रीजन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक हमने आज किया है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट है कि फॉरेन ट्रेड हमारा कैसा था, ठीक है, अंडर द ब्रिटिश रूल। तो फॉरेन ट्रेड ऐसा था कि इट एक्वायर्ड इमेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंडिया हैज एक्वायर्ड इमेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड। एमिनेंस मीन्स कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना, राइट। तो इंडिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, इसको इतना उसने अपना एरिया जो था वो इस तरीके से बनाया, अपना प्रोडक्शन था वो इस तरीके से उसकी रेपुटेशन बनाई कि वो काफ़ी पॉपुलर हो गया। तो एरिया हमारा क्या था, फॉरेन ट्रेड के लिए पॉपुलर था इंडिया का एरिया, ठीक है। तो इसके बाद इसको हम किस तरीके से जानते हैं, इंडिया पॉपुलर हुआ तो इसका क्या नाम इसको दिया गया, द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियंस।
द सिंक ऑफ बर्ड्स बुलियन के नाम से इसको जाना जा रहा था इंडिया को। बुलियंस का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीशियस मेटल हमारे पास होते हैं, प्रीशियस स्टोन हमारे इंडिया के पास थे, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, कुछ इस तरह के मेटल स्टोन्स। तो ये सब क्या है, ये बुलियंस। बुलियंस का मतलब कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसका पूरा सिंक था हमारा इंडिया, ठीक है। तो इसीलिए हमारे इंडिया को इस तरीके से जाना जा रहा था। बट जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने क्या किया, ब्रॉट एट द एंड टू इट। अब उन्होंने इन चीज़ों का खात्मा कर दिया, इन चीज़ों का बिल्कुल टोटली खत्म हो गई हमारे यहाँ से। पहले हमारा इंडिया क्या था, जाना जाता था एक्सपोर्टर के तौर पे। हमारे इंडिया के पास जितना भी स्टॉक था फाइनल गुड्स का, वो हम बाहर की कंट्री में क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट करते थे। फाइनल गुड्स को बाहर की कंट्री में भी भेजते थे। उसमें क्या क्या शामिल था, जैसे कि कॉटन, उसके बाद सिल्क हम भेजते थे, उसके अलावा टेक्सटाइल की चीज़ें हम भेजते थे, या फिर आयरन गुड्स हमारे यहाँ से बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। वुलर गुड्स वगैरह, तो इवोरी वगैरह, इवोरी होता है हमारा प्रीशियस चीज़ें, प्रीशियस स्टोन वगैरह, ठीक है, वो भी हम बाहर की कंट्री में भेजते थे। बट ब्रिटिशर्स ने इन चीज़ों को क्या किया, टोटली चेंज कर दिया। अब हम नेट एक्सपोर्टर इन चीज़ों के नहीं रहे, उल्टा हमने क्या करना शुरू कर दिया धीरे धीरे आफ्टर दैट, ठीक है। आफ्टर दैट हमने क्या किया कि एक्सपोर्ट तो हम कर रहे थे, लेकिन किस चीज़ का, रॉ मटेरियल का। किसके आफ्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ, ब्रिटिशर्स के हमारी कंट्री में एंटर करने के बाद, जहां पे हम इन चीज़ों का एक्सपोर्ट कर रहे थे, फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, उनके आने के बाद रॉ मटेरियल का ही एक्सपोर्टर हमारे यहाँ से होने लग गया, और इंपोर्टर क्या करने लगे, जो चीज़ें हम बाहर भेजते थे, अब ये टाइम आ गया था कि इस तरह की चीज़ें या प्रीशियस चीज़ें हम कहाँ से मंगा रहे थे, फॉरेन कंट्री से हम इंपोर्ट करवाने लगे थे, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम में चेंज आया फॉरेन ट्रेड में। इसको हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को लेके। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेट एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स या फिनिश्ड गुड्स। अभी हमने बार बार उन चीज़ों के बारे में बात करी है कि ब्रिटिशर्स के यहाँ पे आने के बाद ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। कैसे एक्सप्लॉइट किया उन्होंने, एक्सप्लॉइटेशंस हमारी इंडिया की हुई, तो वो किस तरीके से हुई कि हमारी इंडिया का जो रॉ मटेरियल था वो हम बाहर की कंट्री में क्या कर रहे थे, बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे थे, राइट। और जो हमारी फॉरेन गुड्स थी, फॉरेन गुड्स, और उनको क्या कर रहे थे, इसको हम लिख सकते हैं फाइनल गुड्स भी। फाइनल गुड्स को हम क्या कर रहे थे, बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें, पर जो एक्चुअल में हमारा पहले एक्सपोर्ट होता था वो किन चीज़ों का था, अभी मैंने लास्ट पॉइंट में आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया इसकी स्टार्टिंग में कि हम कॉटन, सिल्क, वुडन क्लॉथ्स, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, इस तरह की कुछ चीज़ें जो हम बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब हमने वो सारा कुछ खत्म करके रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगे, राइट। तो अभी हम लिखते हैं कि प्राइमरी गुड्स का हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और फाइनल गुड्स का इंपोर्ट कर रहे थे। ये फर्स्ट हमने ऑब्जर्व किया हमारे फॉरेन ट्रेड को देखते हुए कि फॉरेन ट्रेड में क्या क्या था उस टाइम पीरियड के अंदर। और ये कॉम्पोजिशन जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बना है, इस कॉम्पोजिशन से क्या हो गया, बैकवर्डनेस आ गई हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इसकी वजह से क्या आई, हमारे इकोनॉमी में बैकवर्डनेस आ गई। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या था, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड। तो एक चीज उन्होंने, ब्रिटिशर ने ये करी कि जो भी हमारा फॉरेन ट्रेड था उस पर उन्होंने अपनी मोनोपोली लगा दी। मोनोपोली का मतलब होता है कि हर चीज के ऊपर खुद का राइट हो जाना, ठीक है। आप लोगों ने +1 के अंदर पढ़ा है इसका मीनिंग कि हर चीज के ऊपर उनका खुद का राइट हो जाना। अब उन्होंने क्या मोनोपोली अपनाई कि उन्होंने कुछ चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शन लगाई। उनका ये मानना था कि इंडिया में जो चीजें आ रही हैं कि मोर देन 50% ऑफ इंडिया, पहले क्या था, 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टली टूवर्ड्स द ब्रिटेन। जो पहले कर रहा था अब वो चीज नहीं है। अब 50% जो हमारी चीजें जाएंगी बाहर की कंट्री में, ठीक है। 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, जो भी भारत का जो भी ट्रेड होगा वो किसके साथ होगा, वाज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ब्रिटेन। तो वो किसके साथ होगा, ब्रिटेन के साथ, यानी कि उन्होंने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। मोनोपोली ऑफ ट्रेड
इज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। तो उन्होंने ये बोल दिया कि उनका ये राइट था कि हमें इस चीज की पूरा राइट है, हमें मोनोपोली है कि हम रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं इंडियन गुड्स को, किसके लिए, ब्रिटेन के लिए। तो ये उन्होंने पाबंदी लगा दी, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि जो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से जा रहा था तो उसी को अपनी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। रॉ मटेरियल जो यहाँ से जा रहा था उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया, ब्रिटेन इंडस्ट्रीज के लिए, ओके। तो ब्रिटेन इंडस्ट्रीज में जो माल बनता था उसको हम क्या करते थे, इंडिया में इंपोर्ट करवा रहे थे। यू नो दैट वेरी वेल, ये पॉइंट हम 2-4 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो हम काम ये समझ रहे हैं, रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से जा रहा था, इंपोर्ट हम करवा रहे थे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्विस कैनाल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये स्विस कैनाल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। स्विस कैनाल क्या था कि एक ऐसा कैनाल था कि जहां जिसको स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट किया था, 1869 के अंदर, 1869 में। ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि एक शॉर्टकट तरीका था कि अपना माल जो है बाहर से हम मंगवा सकें और बाहर से इंडिया का माल ले जा सकें। ब्रिटेन और इंडिया के बीच में ये कैनाल बनाया गया था, इनके बिल्कुल डायरेक्टली, कि यहाँ से जो है माल आ जाए, उनको कहीं भी एशिया की किसी भी साइड में घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है। एशिया की तरफ, अफ्रीका की तरफ, कुछ भी किसी भी साइड में उनको वहाँ पे लॉन्ग साइड पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उन्होंने डायरेक्टली एक कैनल जो है वो करवा दिया, स्विस कैनल जिसको बोलते हैं। तो ये ब्रिटेन से लेके इंडिया में फाइनल गुड्स लाते थे और इंडिया से यहाँ पे रॉ मटेरियल जो था डायरेक्टली शिफ्ट किया जाता था, ठीक है। इससे उनका क्या हो गया, लो कॉस्ट, एक तो कम कॉस्ट होगी, तो कॉस्ट क्या पड़ती थी, इस तरह से स्विस कैनाल ओपन करने से उनकी कम पड़ती थी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा था सरप्लस स्टेट बट ओनली टू बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो जो भी सरप्लस बचता था, हमें पता है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, किसका, रॉ मटेरियल का, तो उससे इंपोर्ट किसका कर रहे थे हम, फाइनल गुड्स का, ये सबको क्लियर है। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तो उससे हमारे पास क्या आ रहा था, पैसा आ रहा था, यानी कि रुपीस हमारी कंट्री में आ रहे थे, ठीक है, इन हो रहा था। यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो रुपीस क्या होते हैं, हमारी कंट्री से आउट जा रहे होते हैं, बट यहाँ पे जो पैसा आ रहा था तो वो इंपोर्ट से कहीं ज़्यादा था, यानी कि हमारे पास इतना एक्सेस में रॉ मटेरियल था कि अगर हम अपनी कंट्री में उसका इस्तेमाल करते तो बहुत अच्छा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप कर सकते थे, उनको अपनी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते थे अगर हमारे पास कोई कैपिटल इंडस्ट्री होती तो, ठीक है। लेकिन उसी रॉ मटेरियल को उन्होंने बाहर की कंट्री में लेके गए, अपनी कंट्री में, तो उनसे जो पैसा आ रहा था सरप्लस, अब उसी को बोलते हैं सरप्लस ट्रेड, पैसा आ रहा था हमारा सामान जाने के दरमियान, बट उसका जो पैसा इंडिया में एंटर कर रहा था तो ब्रिटिशर्स ने उसको इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कहीं पे भी यूज नहीं किया उस मनी को, ठीक है। तो उसका यूज कहाँ पे हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स की ऑफिशियल वर्क के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा था। वहाँ पे जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे थे वो उसी सरप्लस से चलाए जा रहे थे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी एक्सपेंडिचर था वो उसी वाले सरप्लस से हम वहाँ पे काउंट किया जाता था। तो इस तरह से जो सारा था, या फिर वॉर रिलेटेड जो भी खर्चे अगर उनको करने पड़ते थे डिफेंस के लिए, तो एक्सपेंसेस ऑफ वॉर रिलेटेड गुड्स, तो इन चीज़ों के लिए उन्होंने उसी सरप्लस का इस्तेमाल किया। तो धीरे धीरे इस तरह से बहुत सारा पैसा हमारी कंट्री का होने के बावजूद भी हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं हो रहा था। तो इसीलिए हम ये वर्डिंग यूज़ करते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ होने लग गया। वेल्थ मतलब हमारा ही पैसा हमारी कंट्री से खत्म होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अभी आज हमने डिस्कस किए हैं फॉरेन ट्रेड से जुड़े हुए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।